कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। आशा करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों में सपरिवार कुशल पूर्वक से होंगे और इस कठिन चुनौतीपूर्ण समय में अपने विषय ज्ञान में वृद्धि करने हेतु भी प्रयासरत होंगे। आप सभी अपने माता पिता एवं परिवारजनों के मार्गदर्शन में अपने शिक्षण कार्य को अनवरत साधना के रूप में सम्मान देते हुए अपने विषय ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे होंगे। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परा स्नातक शिक्षक हिंदी, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामाचौड़, आज आपके समक्ष कवि आलोक धनुआ द्वारा रचित कविता पतंग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस चलित छायाचित्र भाग क में मैं आपके लिए कवि आलोक धनुआ जी का जीवन परिचय एवं सारांश को व्याख्यायित करने हेतु प्रयासरत हूँ। इस जीवन परिचय एवं सारांश का उद्देश्य आप सभी को आलोक धनुआ जी से परिचय कराते हुए उनके द्वारा चयनित विषय पतंग पर अपनी लेखनी की मनोव्यवस्था का वर्णन मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, जिससे सभी विद्यार्थी अपने विषय ज्ञान में वृद्धि कर इस कविता के सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने में समर्थ हो सकें। चलते हैं जन परिचय की ओर। कवि आलोक धनुआ जी का जन्म सन 1948 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, जो सन 1972 में इनके द्वारा रचित थी, ब्रूनो की बेटियों, यह एक ऐसी काव्य रचना है जिससे आलोक धनुआ जी को साहित्य में प्रसिद्धि मिली। बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि आलोक धनुआ जी की वह कौन सी रचना है जिससे उन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली। दुनिया रोज बनती है एकमात्र संग्रह, इनका एकमात्र कविता संग्रह है दुनिया रोज बनती है। साहित्यिक पुरस्कारों के अंतर्गत कवि आलोक धनुआ जी को राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान में उनकी रचनाओं को सम्मानित किया गया। इस प्रकार साहित्य की सेवा करते हुए आलोक धनुआ जी आज हम सभी के लिए एक प्रकृति के मानवीकरण करने वाले कवियों में श्रेष्ठ कवि हैं। यहाँ प्रस्तुत कविता पतंग में कवि ने छोटे बच्चों के माध्यम से उनकी गतिशीलता, जीवन के प्रति रस, उमंग को प्रदर्शित कर हम सभी को इस प्रकार से आनंदित होकर अपने कार्य को करने की सीख प्रदान की है। प्रस्तुत कविता पतंग में कवि आलोक धनुआ जी ने बच्चों के खेलने की गति, उमंग, उल्लास के माध्यम से एक उस इच्छा का वर्णन किया है जिसे बच्चे पूर्ण रुचि और सहभागिता से उसमें भाग लेकर अपने उत्साह, उमंग एवं
क्रियाशीलता को प्रदर्शित करते हैं। पतंग कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं का सुंदर चित्रण किया है। यहाँ कवि ने प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों के माध्यम से स्पष्ट किया है। यहाँ कवि ने प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को भी प्रदर्शित किया है अनेक बिंबों के माध्यम से। आप जानते हैं कि बिंब जिस पंक्ति की आवाज को सुनकर के हमें यदि चित्र या ध्वनि या स्पर्श का बोध होता है, वही साहित्य में बिंब कहलाते हैं। तो यह कविता भी अनेक बिंबों से परिच्छादित है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आपने देखा होगा कि प्रायः बच्चे रंग बिरंगी चीजों के प्रति ज्यादा आकर्षित रहते हैं। तो पतंग भी आपने देखी होगी कि इस प्रकार से रंग बिरंगी होती हैं। कोई पतंग नीली है, कोई हरी है, कोई पीली है, कहीं एक ही पतंग में कई रंग हैं। तो उसी प्रकार से बच्चे भी अनेक रंगों से सराबोर होते हुए उन सपनों को देखते हैं जिसके प्रति वे हमेशा लालायित होते हैं। आसमान में उड़ती हुई पतंगें ऊंचाइयों की हद है। आपने देखा होगा कि बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो और ऊंचाई पर ले जाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। एक बच्चे की ऊंचाई में उड़ती हुई पतंग को देख करके दूसरा बच्चा भी उसे और ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि आसमान में उड़ती हुई पतंगें ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बालपन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। आपने देखा होगा इतने अनंत आकाश की ऊंचाइयों में उड़ाते उड़ाते पतंग को बच्चे और ऊंचा उड़ाना चाहते हैं। उनके पास जो भी धागा होता है पूरा धागा उन्होंने लगाया, फिर दूसरा धागा लगाया, फिर तीसरा धागा लगाया। इस प्रकार से वे पतंग को उड़ाते रहते हैं। कविता धीरे धीरे बिंबों की नई दुनिया मिल जाती है। यहां पर अनेक बिंबों को दर्शाया गया है। श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब, स्पर्श बिंब। आगे आप कविता में इस बात को भली भांति समझ पाएंगे। जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं की मृदंग बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद शरद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आपने देखा भादों के बाद शरद ऋतु आती है जिसमें प्रकृति एकदम स्वच्छ साफ, कहीं वर्षा का कोई संभावना नहीं होती है। तो वहां ऐसी स्थिति में बच्चे स्वतंत्र रूप से पतंग उड़ाया करते हैं। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं का सुंदर चित्रण किया है कि किस प्रकार से वे पतंग के माध्यम से अपनी अपनी कल्पना, अपनी अपनी ऊंचाइयों, अपनी अपनी आशाओं को एक नई पहचान देते हुए खुशी खुशी पतंग उड़ाया करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी इस पाठ सारांश को समझ गए होंगे। चलते हैं कविता वाचन व भावार्थ की ओर। आप सभी विद्यार्थी इसे भली भांति सुनकर, देखकर, समझकर
अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकते हैं। और इस चलित छाया चित्र को देखने के बाद आप सभी प्रश्न अभ्यास में भी निपुणता हासिल कर सकते हैं, अर्थात सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने में समर्थ हो सकते हैं। चलते हैं कविता वाचन की ओर। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, पास की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों की खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो आपने देखा कवि ने किस प्रकार से यहाँ छोटे बच्चों की कल्पनाओं, आशाओं, क्रियाशीलता के सहारे प्रकृति की गतिशीलता, प्रकृति के परिवर्तन को एक नई पहचान दी है। यहाँ कवि ने बच्चों के द्वारा पतंग उड़ाए जाने की पहल को बच्चों की क्रियाशीलता के द्वारा अपने इच्छित लक्ष्य, अपने अरमानों को एक सफल आयाम देने की बात भी यहाँ पर प्रकट की है। आशा करता हूं सारे विद्यार्थी मेरे साथ साथ इस कविता वाचन को भी भांति समझ चुके होंगे और वे स्वयं भी इस कविता की वाचन को करने में समर्थ हो चुके होंगे। चलते हैं पंक्तियों के भावार्थ की ओर। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। कवि कहते हैं कि जो वर्षा ऋतु थी, भादो का जो महीना था वह अब चला गया और नया सवेरा हुआ, अर्थात नया सवेरा हुआ, शरद ऋतु का आगमन हो गया। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा।
कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से खरगोश की लाल लाल आंखें होती हैं, उसी प्रकार से ये दृश्य बिंब, मैंने कहा था इन बिंबों को आप ध्यान से सुनिएगा। दृश्य बिंब, इन पंक्तियों के माध्यम से आपको लग रहा है कि मैं खरगोश को देख रहा हूं और उसकी लाल आंखें मुझे दिखाई दे रही हैं। ये आपका दृश्य बिंब है। अभी आपका यहाँ पर श्रव्य बिंब भी आपके समक्ष आएगा और स्पर्श बिंब को भी आप समझ पाएंगे। शरद आया फूलों को पार करता हुआ। कवि कह रहे हैं कि शरद आया, कवि कह रहे हैं शरद आया फूलों को पार करता हुआ। आप जब भी कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बीच में रास्ते में कहीं आपको क्या पढ़ते हैं, पुल पढ़ते हैं, और उन पुलों को हमको पार करना होता है, तभी हम दूसरी सीमाओं में प्रवेश करते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ। सवेरा प्राय लाल होता है इसलिए, लेकिन उसकी उपमा यहाँ पर किसके से तुलना की है, खरगोश की लाल आंखों से कवि ने यहाँ पर तुलना की है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, और शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। शरद ऋतु कभी पुलों को पार करते हुए नहीं आती है, लेकिन मानवीकरण किया गया है अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। और उस शरद जो ऋतु है यहाँ पर, उस शरद को क्या बना दिया है यहाँ पर कवि ने, मानव बना दिया है। मानवीय संवेदनाओं को यहाँ पर क्या कर दिया है, आरोपित कर दिया है शरद ऋतु में, अर्थात मानवीकरण अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। कवि कह रहे हैं कि अपनी नई चमकीली, क्योंकि एकदम शरद ऋतु क्या होती है, एकदम स्पष्ट साफ सुथरी मौसम हो जाता है, चारों ओर क्या है, स्वच्छता आ जाती है। जबकि भादों में क्या होता है, वर्षा आती है, बादल घिरे रहते हैं, आसमान बादलों से घिरा रहता है। तो वो इस प्रकार से अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए शरद जो है तेज साइकिल चलाते हुए आ रहा है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से। साथ ही फिर कभी क्या करें, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, यहाँ पर ये श्रव्य बिंब, घंटी बजाते ही आपको कानों में आपको लग रहा है कि घंटी की आवाज आ रही है, तो ये दृश्य आपको क्या है, श्रव्य बिंब। घंटी बजाते ही आपको लग रहा है कि मेरे कानों में घंटी बज रही है, तो आपका ये कौन सा बिंब हो गया, श्रव्य बिंब। आपको सुना, जहाँ पर सुनने से किसी चीज चित्र का आभास हो, वो आपका श्रव्य बिंब। दृश्यों, घंटी बजाते हुए, वह घंटी बजा करके आ रहा है जोर जोर से। घंटी कब बजाई जाती है, हम जब दूसरे को आगाह करते हैं, सावधान करते हैं कि हम आ रहे हैं, मेरी साइकिल आ रही है। वह भी क्या है, सावधान करता हुआ, जागरूक करता हुआ, बतलाता हुआ कि मैं आ रहा हूं। साइकिल, अपनी साइकिल को लेकर के अपनी साइकिल की घंटी बजाते हुए आ रहा है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। और क्या कर रहा है, अपने चमकीले इशारों से बुला रहा है। किन्हें बुला रहा है, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। कवि कह रहे हैं वह पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को अपनी ओर बुला रहा है। और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। और उसने आकाश को इतना मुलायम, मुलायम से यहां तात्पर्य उस स्थिति से है जो साफ स्वच्छ हो, जिसमें पतंग आसानी से उड़ाई जा सके बिना किसी व्यवधान के। प्राय आपने देखा होगा, यदि वर्षा ऋतु में हम पतंग उड़ाते हैं तो वर्षा आ जाती है, तुरंत हमको पतंग नीचे उतारनी पड़ती है, या अत्यंत एकदम बारिश आ जाती है तो वह पतंग गल जाती है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। तो यहाँ पर कवि ने कहा है जो पतंग होती है सबसे हल्की और रंगीन चीज होती है। आपने देखा होगा पतंग का कागज कितना पतला होता है और रंगीन होती है।
दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, और वो चाहते हैं कि तो इस शरद आता है आकाश को इतना मुलायम अनुरूप से मतलब है इतना अनुकूल बना देता है जिसमें पतंग आसानी से उड़ाई जा सके, बच्चे उड़ा सके जितनी देर वे चाहें। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, और सबसे पतले कागज की यहाँ पर पतंग बनाई जाती है। यहाँ पर यह बात यहाँ पर पतंग कैसी बनाई जाती है यहाँ पर यह बात स्पष्ट की है कवि ने। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, और वहां पर क्या होती है, बांस की पतली सी ये क्या होती है, एक छोटी सी छड़ होती है, छड़। हम देखा कि पतंग कैसे बनाई जाती है, यहाँ बच्चों ने ऐसे किया, इस प्रकार से ये पतंग बढ़ती है। ये बांस की जो यहां से इस प्रकार से ये क्या, ये यहां से ये यहां से ये इस प्रकार से एक ही कमानी पतली, बस एक ये क्या हो गया, चार कोनों में पतली पतली कमानी होती है, पतली से पतली, और उसमें यहाँ पर एक मूंछ जैसी बनी होती है ताकि जो है पतंग को उड़ने में दिशा देने में यह सफल हो सके। बहुत पतला सा कागज यहाँ पर होता है, रंग बिरंगी होती है, यहाँ पर हरा रंग बना दिया, यहाँ पर बीच में कोई पीला रंग लगा दिया, या इसमें जो है पूरा नीला रंग लगा दिया, तो अलग अलग कलरों की पतंगें बनाई जाती हैं। तो यही बात कवि यहाँ पर कहते हैं कि शुरू हो सके चींटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि कह रहे हैं वो इसलिए बुलाते हैं कि वह किलकारी, चींटियां और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, जिस प्रकार से तितलियों की नाजुक दुनिया होती है, यहाँ पर तुलना की है कवि ने तितलियों से बच्चों की, या दूसरे अर्थों में यह भी कह सकते हैं कि तितलियों से पतंग की यहाँ पर तुलना की है। आपने देखा होगा तितलियों को उड़ते हुए देखा, वैसे जब आसमान में पतंग होती वो भी तितलियों की तरह ही लगती हैं। भावार्थ में हम लोगों को यही होता है कि भावाभिव्यक्ति हमने जो समझा है उसके अनुरूप देते हैं। भावार्थ कभी भी किसी का गलत नहीं होता है। आपको शब्दों का अर्थ लेते हुए अपनी पंक्तियां अपने आप आपको वाक्य में पिरोनी पड़ती हैं। यदि आपने शब्द लिया, उनका अर्थ लिया और पंक्ति में पिरो दिया तो फिर वह सही है, सार्थक। यदि अर्थ के अनुरूप अगर आप चल रहे हैं। तितलियों की नाजुक दुनिया, जिस प्रकार से तितलियों की नाजुक दुनिया होती है उसी प्रकार से बच्चों की भी दुनिया बहुत नाजुक होती है। आपने देखा होगा बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं, दूसरा गिरता है तो उसको एक उठाता है, दूसरा गिरता है तो कभी कभी ऐसा होता है एक बच्चा गिरता है सारे बच्चे गिर जाते हैं। एक की जरा सी लापरवाही से वो सचेत नहीं होते, क्योंकि ये बाल स्वभाव है, बाल व्यवहार है। अब यहाँ पर आपने देखा कि काव्य सौंदर्य की हम इसमें बात करें तो सबसे पहले भाषा में हम हिंदी रस, कौन सा रस आपको यहाँ लगता है तो आप रस यहाँ पर वात्सल्य रस ले सकते हैं, बच्चों की कल्पना है। अद्भुत रस, अद्भुत रस, बच्चे कितना आश्चर्यचकित होते हैं। छंद, स्वच्छंद कविता, अलंकार, अनुप्रास, जहां कई वर्णों की अनुप्रास अलंकार तो एक ऐसा अलंकार है जो आपको कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से मिल जाता है। फिर उसके बाद उपमा, तुलना की गई है। मानवीकरण अलंकार, शरद ऋतु को मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण अलंकार, शब्द शक्ति, लक्षणा, और यहां पर कवि ने अनेक श्रव्यबिंब, दृश्यबिंब, स्पर्शबिंब, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, मुलायम चीज को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, ये आपका स्पर्श बिंब है।
तो इस प्रकार से अलंकार, शब्द शक्ति, लक्षणा, भाव सौंदर्य, यहाँ कवि ने पतंग के माध्यम से बच्चों की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा को प्रस्तुत किया है, पहला भाव सौंदर्य। दूसरा, यहाँ कवि ने बच्चों की किलकारियों और उनकी उत्साह, जोश, सीटी बजाने के आह्वान द्वारा बच्चों के प्रति अपने स्नेह, अपने प्रेम को प्रदर्शित किया है। इस प्रकार से हम भाव सौंदर्य लिख सकते हैं। चलते हैं अग्रिम पंक्तियों की ओर। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, वे घूमती हुई आती है उनकी बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पिक भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। कभी यहाँ पर कह रहे हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कवि ने यहाँ पर इस कपास के माध्यम से बच्चों की कोमलता को प्रकट किया है। कवि कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं। आपने भी इस चीज का अनुभव किया होगा। जब आप छोटे थे तो आपको सब गोद में उठाया करते थे, प्रेम किया करते थे, स्नेह किया करते थे, और अब आप छोटे बच्चों को गोद में उठाया करते हैं। अब शायद ही किसी बच्चे को उनके माता पिता अब गोद में उठा करके आप लोगों को झुलाया करते हो, तो दादा दादी को छोड़कर। दादा दादी तो अभी भी जो है आप लोगों को झुलाने की हिम्मत रखते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। जो छोटे बच्चे होते हैं वो जन्म से ही कोमल होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। देखो यहाँ पर कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है। और यहाँ पर जो अलंकार प्रयोग किया गया है ये वही अलंकार है जो आपने वहां पर पढ़ा था अक्षर में। कवित्व, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, आपको याद आया होगा। व्यतिरेक अलंकार, तो यहाँ पर भी कवि ने व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया है, क्योंकि उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमान से तुलना की जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर उपमान को से श्रेष्ठ उपमेय को बना दिया जाता है। इस कारण से व्यतिरेक अलंकार है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, यानी कि वो इतने मधुर होते हैं, कोमल होते हैं कि पृथ्वी को उनके पैरों के नीचे आना पड़ता है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, और आपने देखा होगा बच्चों की विशेषता होती है कि जब वो दौड़ते हैं बेसुध, उनको किसी प्रकार की शुद्ध नहीं रहती। फिर आपको मैं बताता हूं, आपने जब देखा होगा एक पाठ पढ़ा था माता का अंचल कक्षा 10वीं में, याद आया? माता का अंचल कौन पात्र था? तारकेश्वर नाथ या भोलानाथ। तो भोलानाथ और उसके साथी जब एक बार भाग रहे थे खेतों में, और एक बच्चे खेलते ही चूहों के बिलों में पानी डाल रहे थे, तो अचानक सांप निकल आया। तो वो इस प्रकार से बेसुध भागे कि कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, किसी का घुटना छिला। लहूलुहान होकर भोलानाथ भी अपनी माँ की गोद में चिपक गए। इस बात को आप जानते हैं। छतों को भी नरम बनाते हुए, अर्थात वे छतों को भी नरम बना देते हैं। जब वो दौड़ते हैं बेसुध, उनको छतों की भी परवाह नहीं रहती कि इस छत में क्या है, कंकड़ है, गर्म है, विशीते बेसुध उसको भी कपास बना देते हैं, मुलायम बना देते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हो, वे जब उत्साह से बच्चों के दल दौड़ते हैं तो जिस प्रकार से मृदंग बजाया जाता है, मृदंग माने एक डमरू या ढोल,
उसी छोटा सा वाद्य यंत्र होता है जिस प्रकार से ढोल होता है, तो उसी प्रकार से वे भी अपने पाँवों के पगों से धरतियों पर जो है दौड़ते हुए ढोल बजा देते हैं, मृदंग बजाते हुए भागते हैं। जब वे पैग भरते हुए चले आते हैं, पैग माने कदम आगे बढ़ाते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर जिस प्रकार से, और आते कैसे हैं, लचीले वेग से, अर्थात गिरते हैं संभल जाते हैं, इसलिए लचीले, जिस प्रकार से डाल लचीली होती है तो वह भी एकदम से गिरते नहीं हैं, अपने शरीर को संतुलित अवस्था में ले जाते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक, और वे क्या होते हैं, कभी कभी बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं पतंग उड़ाते उड़ाते, लेकिन वे गिरते नहीं अचानक, वे बैलेंस बनाते हैं, संतुलन बना करके पतंग उड़ाया करते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, कभी कह रहे हैं कि उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, और वे पतंग उड़ाने में तो तल्लीन रहते हैं लेकिन अपने आप को गिरने से भी बचाए रहते हैं, क्योंकि उनका जो शरीर का संगीत होता है, शरीर का जो लचीलापन होता है, वह उनसे उन्हें बचाता है। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, केवल जो उनके शरीर, जिस प्रकार से उनका जो रोमांच यानी जो उत्साह पतंग उड़ाने में आनंद जो उनको आता है, वही उनको एक लचीलेपन के रूप में बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे, और वे क्या है, पतंग की डोरी के सहारे अपना पूरा बैलेंस बनाते हैं। एक छोटे से पतले से धागे की डोरी से वे क्या है, बैलेंस बनाकर पतंग उड़ाते हैं और अपने शरीर को लचीला बनाकर के पतंग आनंदित होकर पतंग उड़ाया करते हैं। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। कभी कहते हैं कि उन पतंगों के साथ बच्चे भी उड़ते हैं, कहते हैं ना ये मेरी पतंग है, मेरी पतंग इतनी ऊंची हो गई, दूसरा बच्चा कहता है ये मेरी पतंग है। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र हमारे शरीर के छोटे छोटे से रोए होते हैं, उनमें क्या है, वायु का संचार होता है, नई स्फूर्ति ताजगी आती है, हवा जाती है, पसीने की बूंदें आपने देखो कि पसीना निकलता है उन रंध्रों से, फिर हवा जाती है, ठंडा शीतलता का अनुभव होता है। तो वही कह रहे हैं कि वो भी अपने शरीर के रंध्रों से जाने वाले वायु के संचरण से क्या होते हैं, आनंदित होकर के पतंग उड़ाया करते हैं। अगर भी कभी गिरते हैं छतों की खतरनाक किनारों से, कभी कह रहे हैं कि वे यदि जब छतों की खतरनाक किनारों से कभी कभी गिर भी जाते हैं और बच जाते हैं, तब तो खतरनाक किनारों से बच्चों को गिरते हुए आपने कई बार सुना होगा, चोट उनके लग जाती है, यहाँ तक कि कई बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है पतंग उड़ाते उड़ाते। लेकिन कभी कह रहे हैं कि बच्चे गिर जाते हैं और यदि बच जाते हैं तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं, अर्थात यदि बच जाते तो फिर वो क्या है, निर्भीक हो जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता, गिरते हैं, गिरने से कुछ नहीं होता, और वे निर्भीक होकर सूरज के सामने आकर के पतंग उड़ाने लगते हैं। आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार से बच्चे जो है लापरवाह होकर अपने खेलों को अंजाम देते हैं। क्रिकेट है, इस प्रकार बच्चों को कई बार बॉल से भी चोट लग जाती है, लेकिन वे फिर निर्भीक होकर के बॉल खेलते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कभी कह रहे हैं कि वे तेज तेज पतंग चलाते हैं निडर होकर के, तो प्रकृति तेज और भी तेज घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आ जाती है कि तुम तेज दौड़ो, तेज पतंग उड़ाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्थात यहां पर कवि ने फिर क्या करा है, व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग करते हुए उन बच्चों के पैरों को महत्व दिया है पृथ्वी की तुलना में, यानी कि उनके पैरों की महत्ता ज्यादा है, पृथ्वी की महत्ता कम है, क्योंकि पृथ्वी उनके पैरों के नीचे आती है। अर्थात यहाँ पर कवि ने इस पतंग कविता के माध्यम से बच्चों की बाल सुलभ कल्पनाओं का वर्णन किया है। आप सभी विद्यार्थी मेरे द्वारा बतलाए गए काव्य सौंदर्य
के अंतर्गत शिल्प सौंदर्य एवं भाव सौंदर्य को उसी प्रकार से लिखने में समर्थ हों जिस प्रकार से मैंने बतलाया था। आप भाषा पहचानिए, रस पहचानिए, छंद पहचानिए, अलंकार पहचानिए, सप्तशक्ति पहचानिए और भाव सौंदर्य के अंतर्गत निहित कविता में निहित भावों के दो वाक्यों द्वारा कवि की भावाभिव्यक्ति, कवि की कविता, कवि के द्वारा कविता प्रस्तुत करने के उद्देश्य को प्रदर्शित करके आप भाव सौंदर्य को भली भांति लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ सारे विद्यार्थी इस कविता की वाचन एवं भावाभिव्यक्ति को भली भांति समझ चुके होंगे और वे इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने में भी समर्थ हो चुके होंगे। मैं एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों को निर्देशित करता हूं कि वे इस कविता की वाचन एवं भावाभिव्यक्ति को विशेष रूप से सुनकर स्वयं भी वाचन एवं भावाभिव्यक्ति करने की क्षमता अर्जित करें। वे अपने अभिभावकों, माता पिता, परिवार के अन्य परिजनों के समक्ष इस कविता का सुंदर रुचिपूर्वक वाचन करें, जिससे अन्य लोग भी इस कविता का आनंद लेते हुए हिंदी साहित्य के उद्देश्यों की पूर्ति में आपका सहयोग कर सकें। इसी आशा से आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद।